हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के कंप्लीट नोट्स को। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि आपको चैप्टर नंबर नाम लिखा गया है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किए, टोटल 3 सेक्टर्स में डिवाइड किए, उसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि सभी को पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात किया है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या क्या है। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें कोई इनकम जनरेट होता है। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप दुकान खोलते हैं, जैसे आप टीचिंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं उसमें अगर पैसों का इनकम हो रहा है उसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियर है जो कि सॉफ्टवेयर बना रहा है, और भी कोई भी काम है जिसमें कि अगर इनकम हो रहा है तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो 3 सेक्टर में बांटा गया है वो क्या क्या है और उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। अब बात करते हैं एक एक करके सभी को डिटेल्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा सेक्टर जिसमें जो काम हो रहा है उस काम को हम लोग बेसिकली नेचुरल रिसोर्स पर करते हैं। और मान के चलिए कि आप एग्रीकल्चर करते हैं तो वो क्या नेचुरल रिसोर्स पर करते हैं। तो जो भी काम आप नेचुरल रिसोर्स को ले करके कर रहे हैं उसे ही हम प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। ये आपका सबसे बेसिक लेवल का होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, मान के चलिए आप फील्ड में कोई क्रॉप्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके इस क्रॉप को लगाना होगा। तो ये प्राइमरी सेक्टर सबसे पहला सेक्टर होता है और आप एग्जाम्पल में इसका एग्रीकल्चर लिख दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये सेक्टर को बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलिए आप ऊपर में कोई क्रॉप्स को लगाए तो प्राइमरी सेक्टर में उसी चीज़ को यहाँ पर आप इंडस्ट्री में प्रोसेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप वीट लगाते हैं उसको प्रोसेस करके आपका फ्लावर बन जाता है तो वो क्या हो गया, आपका प्रोसेस करने का जो एक्टिविटी चल रहा है उसको, उसी को सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। यहाँ से आप कोई प्रोडक्ट निकाले और उसको इस जगह पर ले जाके प्रोसेस कर रहे, काम कर रहे उसमें, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें कोई सामान का ना तो खरीद हो रहा है, ना तो बिक्री हो रहा है, और ना ही कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपका सामान का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपका जो काम होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर कैसे, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको कोई सामान नहीं दे रहा हूँ या फिर आप मुझसे कोई सामान परचेज नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर। तो इसी तरह से 3 सेक्टर में बांटा गया। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हुए कोई काम करते हैं, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग जिसमें उसको प्रोसेस करेंगे, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर जिसमें हम सर्विस देते हैं, टर्शियरी सेक्टर उसका नाम है। चलिए अब बात करते हैं जीडीपी की। तो जीडीपी का आप नाम बहुत बार सुने होंगे पेपर में कि भैया जीडीपी होता क्या है, बहुत बार सुने होंगे जीडीपी के बारे में, अक्सर कोई ना कोई बहस आते रहता है। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है the value of final goods and services produced in all 3 sectors during a particular year provides the total production of the sector for that year is called gross domestic प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब हो गया कि जो फाइनल प्रोडक्ट, आप जैसे कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बिस्किट में क्या होगा, आपको चाहिए आटा, आप उसको प्रोसेस करेंगे, आप फिर बिस्किट बनेगा, फिर आप उसको बेचेंगे, वो सर्विस सेक्टर में आएगा। तो उसके बाद जो उसका फाइनल गुड्स का जो प्राइस होगा, जो फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होगा, उसे ही हम कहेंगे जीडीपी। तो इसका बेसिक आपको जो डेफिनेशन है उसको बिल्कुल याद रखना है। जीडीपी का डेफिनेशन आपको एग्जामिनेशन में पूछता है। इसका बेसिक मतलब यही है कि जो फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है या सर्विस का जो वैल्यू होता है, तीनों सेक्टर को मिला करके पर्टिकुलर कोई ईयर में, उसी को कहते हैं
किसी एक कंट्री का जीडीपी। ये बहुत बड़ा मायने रखता है किसी कंट्री के लिए कि कितना ग्रोथ हो रहा है या नहीं ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। अभी आपको बताए थे 3 सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्शियरी सेक्टर होता है, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका भाई ज़रूरत क्यों है, क्यों इसका सबसे ज़्यादा डिमांड हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए, सर्विस में अगर आप कैटेगरी को और अच्छे से समझेंगे तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ सामान नहीं खरीद रहे, दवाइयाँ होती है वो अलग में है, लेकिन आप बेसिकली सर्विस लेने जा रहे हैं। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं आप पढ़ने, वहाँ भी आपको सर्विस मिल रही है। डिफेंस में बात करें, ट्रांसपोर्ट में बात करें, बैंक में बात करें, हर जगह पर आपको सर्विसेज मिल रही है, वहाँ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। और ये जो सेक्टर है सबसे बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो सेक्टर है सबसे बड़ा सेक्टर में आता है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंक, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। अब जैसे कि आपको बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो अगर जो पहला सेक्टर है दूसरा सेक्टर दोनों ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, जो तीसरा सेक्टर है वो उससे डबल तेज़ी से ग्रोथ अपने आप कर जाएगा। कैसे? यहाँ पर आप किसी चीज़ को खेती करते हैं, कोई सामान निकालते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर जाके प्रोडक्ट को उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसको प्रोसेस करने के बाद आप उसको बेचना होगा, उसको स्टोरेज करना होगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, ट्रेड होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, पैसे आएंगे तो बैंक में रखना होगा। तो ये वाला चीज़ जो है थर्ड सेक्टर वो बहुत अच्छा से ग्रोथ करता है। तो एग्ज़ाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि ये थर्ड जो सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। हम लोग एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार। तो आपको आमदनी के लिए आपको रोज़गार चाहिए। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी को ही बोलेंगे, आप प्राइवेट सेक्टर को ही बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी जगह जहाँ से आपका इनकम हो रहा है उसे ही आप रोज़गार में गिनते हैं। तो रोज़गार हम कैसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे? तो उसका कुछ कुछ क्राइटेरिया है, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहला तो हो गया, अगर हम लो इंटरेस्ट रेट पर किसी को लोन देते हैं तो वो लोन लेकर के वो बिजनेस खड़ा कर सकता है, तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया हो गया। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग अ डैम एट सूटेबल प्लेस। अब जो बिल्डिंग और डैम हो गया, रिवर प्रोजेक्ट होता है, अलग अलग प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट स्कीम लाती है तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, इसको आप बेसिकली और भी डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे डैम बनता है तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उस तरह से अगर टूरिस्ट प्लेस बनता है तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को और भी अच्छा और भी बेहतर करेंगे उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रोमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सच एज मिल्स, हनी कलेक्शन सेंटर्स। अगर हम छोटे छोटे इंडस्ट्री को अगर प्रमोट करेंगे, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी तो ये चल के आगे चल के और भी बड़ा कंपनी बनेगा, तो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट की संख्या जो है वो बढ़ते जाएगी। उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। अगर आप एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर देंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट बेसिकली बढ़ेगा, क्योंकि लोग एजुकेटेड है, ट्रेंड है, तो उनको और भी अच्छा अच्छा काम मिल सकता है। इसके बाद अब आते हैं जो आपको टॉपिक पढ़ना है नरेगा के बारे में। अभी आपको पता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसी से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रूरल का मतलब हो गया गांव का जो एरिया होता है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी की एक एक्ट बना है। उसका ईयर क्या है उसको याद रखिएगा, 2005 में ये एक्ट बना था। और इस एक्ट में क्या क्या बातें थी? सबसे पहला इस एक्ट में बातें थी कि 100 डेज वर्क्स गारंटी इन ईयर बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ये एश्योर करती है कि गाँवों में जो लोग रहते हैं उनको कम से कम 100 दिन का हम रोज़गार पक्का देंगे। अब ये रोज़गार कैसा होगा? तो देखिए, जो गांव के बारे में बात है तो ये बेसिकली ये आपका एकदम लो लेवल पर आप कह सकते हैं। जैसे कि जो मजदूर का जो काम होता है उस काम में डैम बनाना हो गया, कुआं की खुदाई हो गया, नहर का निर्माण हो गया, उस चीज़ में इन लोगों को काम मिलता है। तो 100 डेज़ का गारंटी दिया सरकार कि आपको काम ज़रूर देंगे 100 डेज़ का। ठीक है,
और क्या है इसमें, इसमें एक और ख़ास बात है, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, अगर गवर्नमेंट उसको देने में असक्षम है, तो उस केस में गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस देगी। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट आपको नहीं दे पा रही रोजगार, तो उसके बदले में भी आपको पैसा देगी, बैठे बैठे पैसा देगी, क्योंकि आपसे मैंने रोजगार मांगने गया, आप नहीं दिए, ये आपकी गलती है, मुझे तो पैसा चाहिए, तो आपको इसमें पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्क गिवन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ लैंड। तो बताया अभी आपको कि ये जो वर्क है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ लैंड से रिलेटेड रहते हैं। जैसे किसी जगह पर अगर डैम का निर्माण होता है तो पानी वहाँ पर इकट्ठा होगा, नहर हो गया, इस तरह से अगर प्रोडक्ट्स जो इसको यूज़ होते हैं, मतलब वही सब में इन्वेस्ट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। बात किए कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या, एम्प्लॉयमेंट कितने तरह से बढ़ा सकते हैं, नरेगा के बारे में डिस्कस किए। अब बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगार। अब इसको अगर बेसिक समझेंगे तो इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको काम करने की इच्छा है लेकिन वह काम नहीं मिल रहा है, उसे कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ विलिंग टू वर्क बट ही इज़ नॉट गेटिंग द वर्क, इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, तो डिसगाइज्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, तो देखिए दुनिया की नज़र में आपको सब कोई क्या कहेगा कि आप एम्प्लॉयड है, आपके पास आमदनी का सोर्स है दुनिया की नज़र में, लेकिन ओरिजिनल मायने में अगर चेक करेंगे तो आप एक अनएम्प्लॉयड है, आप एक बेरोजगार है। इसे ही कहते हैं छुपा हुआ। इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि देखिए मोर पीपल इंगेज्ड इन दैन द पीपल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क, पीपल डू लेस वर्क दैन देयर एफिशिएंसी। मान के चलिए कोई एक फील्ड है, उसमें 5 लोगों का ज़रूरत है, 5 लोगों की, लेकिन आपके परिवार में टोटल 8 लोग हैं, तो यहाँ पे 8 लोग सेम फील्ड में आ गए। तो इस केस में क्या हुआ, ज़रूरत थी 5 की, आ गए 8 लोगों के नज़र में क्या हुआ कि ये 8 के पास एम्प्लॉयड है, 8 का आमदनी हो रहा है, लेकिन ज़रूरत तो थी 5 की, तो सिर्फ 5 ही को ना ओरिजिनल में पैसा आ रहा है, अब बाकी 3 तो एक्स्ट्रा में वो बिना मतलब का टाइम पास करने के लिए वहाँ पर चले गए हैं। तो इसे ही आप कह सकते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये छुपा हुआ है, ये लोगों की नज़र में नहीं दिखेगा, लेकिन ये होता है। तो इसका बेसिक आप डेफिनेशन एकदम एग्जाम में आएगा, ये गारंटीड आपका आएगा, तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। इसका मतलब यही होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही काम को करने में लग गए हैं तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है, और उसे ही कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए बात करते हैं एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट सब के बारे में बात कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना है कि जब आप नौकरियां करते हैं, जब आप काम करते हैं, उस काम को 2 सेक्टर में बांटा गया है। सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। दोनों को बहुत अच्छे से समझेंगे, दोनों का डिफरेंस एग्जामिनेशन में आता है। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें कंपनियां जो होती है वो सब रजिस्टर्ड होती है, वो समझिए एक अच्छे रूल्स और रेगुलेशन से चलती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट और उनका रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल फिक्स होता है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, वहाँ पर आप जब एक बार नौकरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो आप रेगुलर कहलाते हैं और आपको बीच में कंपनी हटा नहीं सकती। कंपनी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से तो बहुत अच्छी बात है। रूल्स रेगुलेशन होने के कारण आपको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि आपको कंपनी बिना कारणवश कोई भी नोटिस नहीं दे सकती है, आपको हटा नहीं सकती है, आपका सैलरी कम नहीं कर सकती है। तो ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर का फ़ायदा होता है। इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। तो इस सेक्टर में आपको नौकरी के लिए, इस सेक्टर में काम करने के लिए कोई फॉर्मल प्रोसेस होता है। इसका एक प्रोसेस है कि आपको ये फॉर्म भरना है, आपका ये एलिजिबिलिटी है, तभी आपको ये नौकरी मिलेगा। आप इस तरह से नहीं जा सकते हैं किसी और के पैरवी के थ्रू। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसका मतलब समझ में आ गया। इसको आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो जॉब है ये आपका है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। आपको पता है इसमें रूल्स रेगुलेशन होता है, बीच में आपको हटा नहीं सकते, जॉब सिक्योरिटी होती है, इसको लेने के लिए आपके पास प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। तो ये सब आपका गवर्नमेंट जॉब में। नेक्स्ट आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, एक ऐसा सेक्टर जो कि
गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखिए ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जा रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। जैसे स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दीज देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड, एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। जैसे कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर में बड़ी कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहे, जो कुछ छोटी कंपनीज बहुत हज़ारों की संख्या में, उनमें अगर आप जॉब करने जाते हैं तो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, वहाँ पर आपके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, होते भी तो फॉलो नहीं होते, और गवर्नमेंट इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाती है। तो ये होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का डिफरेंस। बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आई होप कि सभी बच्चे को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिए, और पसंद आया है तो एक बार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।